स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम सभी पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है इसके बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है। जो केंद्र राज्य संबंध है तो इसको 3 पार्ट में बांटा आता है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था विधायी संबंध, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो कि है प्रशासनिक संबंध। जो केंद्र राज्य संबंध है यह थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए इसे 3 भागों में बांटे हैं। तो आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट को जो कि प्रशासनिक संबंध है, ठीक है ना। तो प्रशासनिक संबंध का मतलब क्या होता है, यानी कि जो विधायी है यानी कि जो राज्य है और केंद्र है या तो कानून बनाते हैं, अब इसे चलाएंगे कौन, तो इसे चलाने की प्रक्रिया के बारे में ही आज पढ़ेंगे, जिसे प्रशासनिक संबंध कहा आता है, ठीक है ना। प्रशासनिक संबंध यानी कि कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक वर्णित है। जो अनुच्छेद 256 है तो यहाँ से लेकर अनुच्छेद 263 तक जो कि प्रशासनिक संबंध के बारे में ही चर्चा की गई है केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्रीय और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक है और यह भाग 11 में वर्णित है। जो संविधान के भाग है तो इसके जो 11वीं भाग है इसमें यह वर्णित है, ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध के बीच प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो प्रशासनिक शक्ति है तो इसके विभाजन में जो संघीय सरकार है यानी कि केंद्र के सरकार है यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। देख लेते हैं जितने भी अनुच्छेद हैं इनके बारे में। अनुच्छेद 256, तो इन सभी को आप कहानी की तरह समझते हुए याद करिए, जिससे आपको ये सभी क्लास में ही याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 256, प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन अवश्य हो। यानी कि जो संसद है या किसी प्रकार के कानून को लाते हैं तो सभी राज्य इनके कानून का पालन करें, जो इनका कानून है इनका विरोध नहीं करें। तो अनुच्छेद 256 में यही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा जिससे जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है इसका अवश्य पालन हो सके। संघ अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार को अवश्य प्रतीत होते हो। यानी कि जो संघ है तो यह राज्य को ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो भारत सरकार के लिए वह अवश्य प्रतीत होते हो। नोट को ध्यान में रखें। अनुच्छेद 365 यह कहता है कि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता, यानी कि जो केंद्र है या किसी प्रकार के कानून लाते हैं और जो राज्य है या इस कानून को नहीं मानते हैं, तो ऐसी दशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो केंद्र सरकार है या किसी प्रकार के कानून लाते हैं और राज्य इसका विरोध करते हैं और राज्य में लागू नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 257, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ठीक है ना। यानी कि जो राज्य के सरकार होते हैं यानी कि राज्य के कार्यपालिका यह अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेंगे जिससे जो केंद्र की सरकार है या किसी प्रकार के कानून लाते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न न हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और इसे समझ लेते हैं। देखिए जो राज्य है यानी कि राज्य के कार्यपालिका यह अपना शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे, यानी कि कोई भी कानून इस प्रकार लाए जिससे जो केंद्र सरकार है यदि यह अपना कानून लाते हैं तो उसमें इन्हें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो, ठीक है ना। जो केंद्र सरकार है यदि अपना यह कानून लाते हैं और राज्य में लागू करना चाहते हैं जो कि किसी प्रकार का बाधा उस समय उत्पन्न न हो। आगे देख लेते हैं। कुछ मामलों में केंद्र राज्य को अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है, यानी कि जो केंद्र है यह राज्य को अपने कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उन्हें सौंप सकते हैं।
देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहला है जो केंद्र है यह राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करने के लिए राज्य को कह सकते हैं। दूसरा, संचार के साधनों को बनाए वह उसका रख रखाव रखे। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था जो कि करे। यानी कि जो अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं यह जिस क्षेत्र से आते हैं उन्हें उसी क्षेत्र के हिसाब से भाषा प्रदान की जाए। चौथा है राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए। तो ये सभी थे जो कि केंद्र राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति दे सकते हैं। यानी कि यह सभी जो कि शक्ति केंद्र के पास है यह कुछ दशा में राज्य को भी दे सकते हैं। जो केंद्र है तो यह राज्य को भी अपनी कार्यकारी शक्ति दे सकते हैं इन्हें प्रयोग करने के लिए। ठीक है ना। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे, संचार के साधनों को बनाए वह उसका रख रखाव रखे, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे और चौथा, राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए। अब है अनुच्छेद 258। तो इसके अंतर्गत 3 प्रावधान दिए गए हैं। इन तीनों प्रावधान को समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियों तथा कार्य को सौंप सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है तो यह राज्य सरकार की सहमति से, ठीक है ना, राज्य सरकार के सहमति से या उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्ति को जो कि कार्य के लिए सौंप सकते हैं। दूसरा है संसद अपनी किसी विधि यानी कि कानून के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां व कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह कार्य राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे हो। यानी कि जो संसद है यह किसी प्रकार के कानून बना सकती है और राज्य और उसके जो अधिकारी है इन्हें शक्ति सौंप सकते हैं, चाहे वह कार्य जो कि राज्य विधानमंडल से परे हो। यानी कि राज्य विधानमंडल इसका परमिशन नहीं भी दे तब भी जो संसद है यह किसी प्रकार के कानून बना सकते हैं। अब तीसरा है यदि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद के किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है तो राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों के निर्वाह में किए गए अतिरिक्त व्यय या भुगतान भी केंद्र सरकार ही करेगी। यानी कि किसी प्रकार के जो कानून केंद्र सरकार बनाती है और राज्य को पालन करने के लिए कहती है और राज्य सरकार इनको पालन करते हैं और उसमें जो अतिरिक्त आय यानी कि खर्चा होती है तो इसका भुगतान भी जो केंद्र सरकार है यही करेंगे। ठीक है ना। जो केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है राज्य को पालन करने के लिए और इसमें यदि अतिरिक्त यानी कि खर्चा होता है तो इसका खर्चा जो कि राज्य सरकार नहीं देंगे, इसका खर्चा भी जो कि केंद्र सरकार ही देंगे। जो अनुच्छेद 258 है तो इसमें 3 प्रावधान दिए गए थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 261। संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं यानी कि पब्लिक एक्ट, अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड तथा न्यायिक कार्यवाही को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाए। यानी कि किसी प्रकार के जो संघ है या राज्य है या किसी प्रकार के कानून लाते हैं तो उसे पूरे देश में एक समान रूप में और विश्वास के साथ उसे मान्यता प्रदान की जाए। तो इसे एग्जाम्पल से समझ ले। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो बाइक चला रहा है और बिना हेलमेट पहने हुए है तो उस कंडीशन में उन्हें 5000 का चालान लगाया जाता है। तो जो यह कंडीशन है यह पूरे देश में एक समान ही रहेगा। यानी कि कुछ क्षेत्र में जो कि इन्हें 2000 पर ही नहीं छोड़ा जाएगा, जो 5000 इन पर जो लगाया जा रहा है जुर्माना तो हर जगह यह 5000 ही लगेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रिया यानी कि जितने भी क्रियाएं हैं उन्हें अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड के रूप में जो कि न्यायिक कार्यवाही को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाए। यानी कि जो न्यायिक क्रियाएं हैं इन्हें पूरे विश्वास के साथ पूरे देश में जो कि एक समान रखा जाए। इसके बाद है अनुच्छेद 262।
संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी घाटियों या जलाशयों के जल का प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय करने के लिए प्रावधान कर सकती है। ठीक है ना। जो संसद है, तो संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद हो जाती है, तो इस पर कानून बनाकर इन पर आपसी संबंध बना सकते हैं। 262 में यही कहा गया है, नदी जल विवाद। इसके बाद है अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। जो अनुच्छेद 263 है, तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यों में आपसी विवाद को सुलझाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी प्रकार का विवाद दो राज्यों के बीच होती है, तो इनमें आपसी विवाद को सुलझाने के लिए ही इसका गठन किया जाता है। तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। जो अंतर्राज्यीय परिषद है, तो इसके अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, प्रशासनिक संबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, नदी जल विवाद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 262 में। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 263 में। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किनके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।